हेलो एवरीवन, वोकैब टूल्स के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम जो टफ वोकैब वर्ड्स होते हैं उनको मज़ेदार पिक्चर्स की मदद से सीख रहे हैं। मैं हूं रोहित चढ़ार और स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से। पहले में एक पर्सन दिखाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, एकदम इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, एकदम ऐसे क्रॉस मार दिया इस पर कि अब एकदम ऐसा लग रहा है किसी का मर्डर करने वाला है। तो जब किसी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ रिवेंज यानी कि बदला लेने की बहुत ज़्यादा भावना हो, जैसा इसके अंदर दिख रही है, तो ऐसे पर्सन के लिए वर्ड यूज करते हैं विंडिक्टिव, यानी कि प्रतिशोधी या बदला लेने वाला। सिनोनिम देखें तो रिवेंजफुल या फिर वेंजफुल। सी बिकेम विंडिक्टिव आफ्टर बीइंग अनफेयरली ट्रीटेड, उसको अनफेयरली ट्रीट किया गया, इस वजह से उसके अंदर बहुत गुस्से वाली भावना और वो विंडिक्टिव हो गई, यानी कि एकदम से अंदर बदला लेने की आग जल उठी। जैसे कोई आपकी बुराई करे तो आपके अंदर जो बदला लेने की भावना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है विंडिक्टिव। ओके, नेक्स्ट पर्सन दिखाया गया है जो बैठा हुआ है खिड़की के पास और गहरी सोच में डूबा हुआ है। तो जब डीप इन थॉट हो आप, यानी कि गहरे ख्यालों में खोए हुए, और रिफ्लेक्टिव ए वर्ड भी यूज होता है सोचने के सेंस में। ठीक है, तो ऐसे पर्सन के लिए वर्ड यूज करते हैं पेंसिव, यानी कि विचारशील हो या चिंतित हो। जैसे आप कुछ लिख रहे होते हो, कभी कभी एग्जाम में भी आपको आता नहीं तो ऐसा सोच रहे होते हो, तो वो पोजीशन दैट इज पेंसिव, यानी कि आप सोच रहे हो, थॉटफुल हो या फिर रिफ्लेक्टिव। ओके, ही लुक्ड पेंसिव व्हाइल रीडिंग द ओल्ड लेटर्स, तो वह पुराने पत्रों को पढ़ते हुए पेंसिव लग रहा था, यानी कि वो गहरी सोच में डूबा हुआ था पुराने लेटर को पढ़ते हुए। नेक्स्ट ये दिखाया गया है काफ़ी उदास रो टाइप का रहा है पर्सन, मुरझाया हुआ, ये फूल भी दिख रहे हैं, तो एक टाइप से ये सैड कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि सॉरो और ग्रीफ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो लेमेंट, यानी कि ये कैसा है, लेमेंट है, यानी कि शोक और विलाप, ये सब क्वालिटी, जब कोई पर्सन एक क्वालिटी शो करे तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लेमेंट। इसका मतलब क्या होता है, मौन या फिर ग्रीव करा है ना कुछ दुख से, या फिर पुरानी कोई पीड़ा उसको याद करके एकदम दुख में डूबे हुए, डेट इज लेमेंट। ओके, द विलेजर्स लेमेंटेड द लॉस ऑफ देयर लीडर, यानी कि एक विलेज में कोई लीडर रहा होगा उनका, तो वो मर गया, तो विलेजर्स थे जो वो इस शोक में मतलब कराते रहे, इस टाइप से। ओके, लेमेंट का यूज होता है ऐसे जो शोक वाली कंडीशन को, दुख वाली कंडीशन को दिखाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ए, कुछ इनमें से ए ऑफर कर रहा है और इसने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो टू रिजेक्ट और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, यानी कि कोई दावा वगैरह हुआ कुछ, तो उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देना, अस्वीकार कर देना या खारिज कर देना। जैसे आपके सामने किसी ने कुछ प्रस्ताव रखा तो उसको खारिज कर देना, डेट इज रिप्यूडिएट। ओके, रिजेक्ट, डिनाई। द कंपनी रेप्यूडिएटेड द फॉल्स क्लेम्स मेड अगेंस्ट इट, यानी कि कंपनी के खिलाफ किसी ने क्लेम किया कि ये कंपनी ने ये गलत काम किया है, तो उसने इसको क्या कह दिया, रेप्यूडिएट कर दिया, यानी कि अस्वीकार कर दिया। ओके, सो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट इज देखो ये कैलेंडर दिखाया गया है, इधर पे क्रॉस कर दिया और आगे ये लगा हुआ है स्टिकर, यानी कि पहले इस तारीख को कुछ करना था इसको, बट इसने इसको आगे कर दिया है, टाल दिया है टाइप से। तो पोस्टपोन करना या डिले करना समथिंग, डेट इज डिफर, यानी कि स्थगित या टाल देना आगे की तारीख में, पोस्टपोन या फिर डिले, ये सिनोनिम्स। द मीटिंग वाज डिफर्ड ड्यू टू द मैनेजर एब्सेंस, मैनेजर एब्सेंस था इसलिए मीटिंग को डिफर कर दिया गया, यानी कि आगे की तारीख में बढ़ा दिया गया कि अब आगे बाद में होगी। ये पर्सन काफ़ी विचलित दिख रहा है कि कुछ समझ में सिर खुजला रहा है, एक टाइप से कंफ्यूज और पजल्ड है। तो कंफ्यूज और पजल्ड, इसके लिए वर्ड यूज होता है परप्लेक्स, यानी कि उलझन में या चकराहट। कंफ्यूज है, विविल्डर, ये भी काफ़ी वर्ड रिपीट होता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन परप्लेक्स्ड ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया उसने पूरे स्टूडेंट को परप्लेक्स कर दिया, यानी कि
कुछ झप नहीं रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या करें, एकदम से उलझन में पड़ गए सारे के सारे। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में दो पर्सन बात कर रहे हैं आपस में काफ़ी अच्छे से, ये भी आपस में बतिया रहे हैं, बट ये पर्सन एकदम चुप सबसे अलग खड़ा हुआ है। तो एकदम से क्वाइट है, शांत है, रिजर्व्ड है, नॉट टॉकेटिव, यानी कि बात करने वाला नहीं होना, यानी कि ये कैसा है, टेस्टेंट। जो मूक हो या कम बोलने वाला उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेस्टेंट। रेटिसेंट भी सेम सेंस में यूज होता है, और रिजर्व्ड है, यानी कि रिजर्व्ड है यानी कि दूसरों से ज़्यादा एक टाइप से इंट्रोवर्ट टाइप का है, दूसरों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे पर्सन के लिए वर्ड यूज करते हैं टैसिटर्न। ओके, ही इज टैसिटर्न एंड स्पीक्स ओनली व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत है तब बोलता है, और बाकी ऐसे लोगों से बात करना ज़्यादा उसे पसंद नहीं है। तो बाय कैसा है, टैसिटर्न। ओके, ये बहुत बड़ा हाथी टाइप का दिखाया गया है। ये पुराने ज़माने में ऐसे जीव हुआ करते थे जिनको मैमथ ही बोलते थे। तो मैमथ का मतलब भी नॉर्मली होता है ह्यूज होना या इनॉर्मस, विशालकाय या बहुत बड़ा, इनॉर्मस, जाइजेंटिक। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड आ मैमथ एफर्ट फ्रॉम एवरीवन। तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए सबका एक मैमथ एफर्ट यानी कि बहुत बड़ा एफर्ट चाहिए था, तब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाता। ओके, तो मैमथ मीन्स बहुत बड़ा, विशालकाय। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये कुछ अचीव कर लिया इसने और बाकी इसकी क्या कर रहे हैं, तारीफ। तो टू प्रेज हाईली, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, उसको ग्लोरीफाई करना, डेट इज एक्सल्ट, यानी कि प्रशंसा, ऊंचा करना, यानी कि उसको ऐसा शो करना, डेट इज ही हैज़ अचीव्ड वेरी मच, मतलब उसने बहुत बड़ी चीज़ें अचीव कर ली हैं, डेट इज एक्सल्ट। प्रेज या ग्लोरीफाई, द टीचर वाज एक्सल्टेड फॉर हर डेडिकेशन। जो टीचर थे उनको उनकी डेडिकेशन के लिए उनकी प्रशंसा की गई। ओके, नेक्स्ट ये देखो कितना ऐसा मचा रखा है, और इधर साफ लाइनों में लिख रखा है। तो कम वर्डों में, कम शब्दों में और एकदम क्लियर लैंग्वेज में कुछ बताना, डेट इज कंसाइज। एकदम संक्षिप्त में और छोटी लैंग्वेज में लिखना, डेट इज कंसाइज। ब्रीफ हो जो ससिंक्ट, ए वर्ड भी रिपीट होता है एसएससी में काफ़ी ज़्यादा, और एक कंसाइज भी होता है, यानी कि जो कम शब्दों में है और एकदम स्पष्ट तौर पे। जैसे कभी कभी आता नहीं है कि अपन लिख दे रहते हैं जोन चार राम कथा, और लेकिन हमें बिल्कुल कंसाइज वे में लिखना होता है कि बिल्कुल स्पष्ट, जो एकदम एक लाइन में आंसर हो सकता है लेकिन इतना बड़ा लिखते रहते हैं फालतू। तो वो छोटी सी लाइन जो एकदम से प्रॉपर उसका मीनिंग है, डेट इज कंसाइज। ओके, हिज स्पीच वाज कंसाइज बट इम्पैक्टफुल। ऑब्वियसली जब कंसाइज स्पष्ट होगा और कम शब्दों में तो वो इम्पैक्टफुल होता ही है, राइट। यानी कि आप कम शब्दों में बात कहें ऐसी, और जो एकदम से स्पष्ट हो तो वो ज़्यादा मायने रखेगी, इसके बजाय आप कुछ भी सुनाते रहें। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन दिखाया गया है, एक घर की छत पे बैठा हुआ है और ये लहरें एकदम से इसको ढकने वाली हैं। तो जब चारों तरफ से किसी को ढके, जैसे कि एक तूफान भी हो सकता है, बाढ़ भी हो सकती है, या फिर कभी कभी ऐसा नहीं कि हम इमोशंस में एक टाइप से घिरे हुए होते हैं या फिर कोई परेशानी में, तो उस सेंस में यूज होता है वर्ड इनगल्फ, यानी कि घेर लेना, ढक लेना। ओवरवेम या स्वेलो, एक टाइप से लहरें इसको निगलने के लिए आ रही हैं। द विलेज वाज इनगल्फ बाई फ्लड वाटर। तो फ्लड का वाटर था, उसने गांव को एक तरीके से इनगल्फ कर लिया, ढक लिया, एक टाइप से निगल लिया। ओके, इधर पे बहुत सारे लोग दिखाए गए हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो वाइड स्प्रेड हो या फिर कॉमनली एग्जिस्टिंग, जैसे कि आजकल मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास है, इसके पास भी होगा, इसके तो जो सबके पास हो, प्रचलित हो, बहुत आम बन चुकी है, उसके लिए वर्ड यूज होता है प्रीवेलेंट। वाइड स्प्रेड हो या फिर कॉमन। मलेरिया इज प्रीवेलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं ग्लोब में, उनमें मलेरिया प्रीवेलेंट होता है, यानी कि आमतौर पे बहुत सारी पॉपुलेशन में फैला हुआ होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट दिखाया गया है, ये कुछ केमिकल्स रखे हुए हैं, इस पर से गैस निकल रही है और ये डेंजर का साइन बना हुआ है इधर पे, ऐसा बना देते हैं इसको। ओके, सो एक टाइप से डेंजर है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल या पॉइजनस है। तो जो पॉइजनस और हार्मफुल हो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्या, नॉक्जियस।
यानी कि हानिकारक, या फिर विषैला, हार्मफुल, टॉक्सिक। नॉक्सियस फ्यूम स्प्रेड थ्रू द फैक्ट्री। आपने सुना होगा भोपाल गैस कांड, जहाँ पे गैस फैल गई थी। कमेंट करके बताना चाह रहा कौन सी गैस थी वो। मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके। नेक्स्ट दिखाई गई है एक गर्ल जो कि क्लास में घूम रही है और एक, ठीक है, तो एक टाइप से ये मतलब रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, ऐसे ही घूम रही है। तो फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी, तो इसकी ड्यूटी क्या है कि पढ़े, स्टडी करे, बट ऐसे ही घूम रही है। तो एक टाइप से ड्यूटी और ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाना, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एग्जेम्प्ट, यानी कि मुक्त और छूट। इसको छूट मिली हुई है कि आप क्लास में घूम सकते हो, शायद ये मॉनिटर है तो ये भी घूम सकती है कहीं भी, ठीक है। तो एक टाइप से छूट मिली होना, उसके लिए वर्ड करेंगे यूज एग्जेम्प्ट। सिनोनिम्स एक्सक्यूज्ड या फिर फ्रीड। ओके। स्टूडेंट्स विथ हाई मार्क्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फाइनल एग्जाम। जिन स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा मार्क रहेंगे उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम फाइनल एग्जाम। वाह, फाइनल एग्जाम उनको नहीं देने पड़ेंगे, ये बढ़िया है भाई, ऐसा कहीं होता ही नहीं है, मैं पहली बार सुना हूँ, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट का मतलब समझ आ गया, किसी को छूट दे देना, डेट इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी, मतलब आप ड्यूटी आपको नहीं करनी है, या फिर और किसी चीज़ से भी एग्जेम्प्ट हो सकते हैं आप। ओके। नेक्स्ट है, ये बॉय दिखाया गया है, ये गार्डन में है और एक काफ़ी तरफ ये एक टाइप से बेल चढ़ी हुई है इस पर, और सेम तो काफ़ी फैली हुई हैं। तो जो स्प्रेड हो अनकंट्रोलेबली, यानी कि अनियंत्रित रूप से फैल रही हैं एकदम से चारों तरफ। इसके पैर में भी ये देखो लिपट गई है, इसकी कैप में भी, तो उसके लिए वाइड यूज़ करते हैं रैम्पेंट, यानी कि व्यापक हो और अनकंट्रोल्ड हो, वाइड स्प्रेड, अनचेक्ड। ओके। करप्शन इज रैम्पेंट इन सम एरियाज। ये एकदम सही बात है कि करप्शन आजकल हर जगह देखने को मिल जाता है, तो रैम्पेंट है यानी कि व्यापक है। ओके, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। नेक्स्ट में एक किंग दिख रहा है जो काफ़ी गुस्से में है, तो एक्सट्रीम एंगर और रेज, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे रैथ, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोध। ये कॉप, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, हिंदी मुझे इतनी आती नहीं है, आप लोग को आती होगी। कोप, इसका मतलब भी शायद गुस्सा होता होगा, पता नहीं। ओके। सो एंगर हो या फिर फ्यूरी, बहुत ज़्यादा गुस्से के लिए वर्ड यूज करते हैं रैथ। द किंग्स रैथ वाज फियर्ड बाई ऑल, तो राजा के जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था उससे सभी लोग डरते थे। नेक्स्ट स्लाइड। सेम एक बॉय दिखाया गया है जो सबसे अलग बैठा हुआ है, बाकी लोग मस्ती कर रहे हैं, ये अकेला बैठ के पढ़ रहा है। तो ये कैसा है, रिजर्व्ड, अनविलिंग। इससे पहले भी हमने सेम कंडीशन देखी थी टैसिटाइन में, और सेम ये भी होता है रेटिसेंट, जिसका मतलब है जो चुपचाप ज़्यादा पसंद करता है, जो साइलेंट है, रिजर्व्ड है। ओके। शी वाज रेटिसेंट अबाउट हर पर्सनल लाइफ, वह अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बारे में रेटिसेंट थी, यानी कि ज़्यादा शेयर नहीं करती थी क्या मेरी पर्सनल ज़िंदगी में चल रहा है। ओके। नेक्स्ट इज स्टेराइल, जिसका मतलब होता है, देखो ये दिखाया गया है, आप लोग यदि लैब गए हो तो आपको मतलब बायोलॉजी वगैरह में स्टेराइल, देखो ये एकदम क्लीन होते हैं। कैसे समझाऊं, स्टेराइल मतलब होता है कुछ आप केमिकल से साफ करते हो उस पर बिल्कुल भी कीटाणु वगैरह नहीं बचें, तो दैट इज स्टेराइल, एकदम से कीटाणु रहित बना देना, उसके लिए वर्ड यूज होता है स्टेराइल। ओके। यानी कि जो कीटाणु रहित है, जैसे वो आती नहीं है डिटॉल, 99.9% कीटाणु मारे, तो मतलब पूरे कीटाणु हट गए हैं, तो वो चीज़ स्टेराइल बन चुकी है। ओके। नेक्स्ट इज स्टेराइल का एक और मतलब होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे लैंड स्टेराइल हो जाती है कि उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं हो सकता, या फिर ये पर्सन के लिए जो अपने चाइल्ड को जन्म नहीं दे सकते, उनके लिए भी वर्ड यूज होता है स्टेराइल, यानी कि एक टाइप से बांझपन या फिर जो निष्फल। ओके। सो ये था मीनिंग स्टेराइल का। एक तो होता है मतलब वो कीटाणु रहित हैं, या और दूसरे वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनफर्टाइल है, या फिर बैरन, ये लैंड के लिए वर्ड यूज हो सकते हैं, यानी कि वो बंजर हो चुकी है। द लैंड रिमेन्ड स्टेराइल ड्यू टू ड्रॉट, सूखे की वजह से लैंड स्टेराइल हो गई, यानी कि अब वो फसल प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। ओके। नेक्स्ट में एक पर्सन दिखाया गया है जो कि
एक क्लिप टाइप की है माउंटेन की, उस पर चल रहा है और एक काफ़ी डेंजरस वाली सिचुएशन है, इधर खड़ा हुआ है। तो डेंजरसली अनस्टेबल होना या फिर अनसर्टेन, कभी भी गिर सकता है। तो डैट इज प्रीकेरियस, जो अस्थिर है और एकदम से जोखिम भरा काम भी है। ओके, अनस्टेबल और साथ में रिस्की होना, डैट इज प्रीकेरियस। द लेडर वाज प्रीकेरियस एंड कुड फॉल एनी टाइम। तो लेडर यानी कि सीढ़ी थी, वो प्रीकेरियस थी और कभी भी गिर सकती थी, राइट। नेक्स्ट में एक पर्सन दिखाया गया है जो ऑब्वियसली काफ़ी गरीब टाइप का दिख रहा है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए वर्ड यूज होता है क्या? इंडिजेंस, यानी कि गरीबी, अभाव, पॉवर्टी या फिर डेस्टिट्यूशन। द चैरिटी वर्क्स टू एलिविएट इंडिजेंस इन रूरल एरियाज। जो चैरिटी है वह वर्क करती है काय के लिए? कम करने के लिए इंडिजेंस, यानी कि पॉवर्टी कम करने के लिए, रूरल एरिया में पॉवर्टी कम करने के लिए जो चैरिटी है वह वर्क करती है। ओके, सो इसी के साथ 20 मीनिंग्स हुई कंप्लीट आज की भी। एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। नंबर 1 इज विंडिक्टिव, काफ़ी गुस्से वाला भाव होना आपके अंदर, एकदम से दूसरों से बदला लेने की सोचने वाला। अपेंसिव, जो काफ़ी डीप थॉट में है, यानी कि बहुत गहरे विचारों में खोया हुआ है। लेमेंट, यानी कि दुख मनाना। ओके, रेप्यूडिएट, यानी कि किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना। डिफर, किसी चीज़ को डिले कर देना। परप्लेक्स, ऐसा एकदम से विचलित हो जाना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। टेसिटन, कम बोलने वाला। मेहमत, जो बहुत ज़्यादा ह्यूज और विशाल काय है। एक्सल, दूसरे की तारीफ करना, काफ़ी ज़्यादा। कंसाइज, जो छोटा है और एकदम संक्षिप्त और स्पष्ट है। इनगल्फ, एकदम से घेर लेना। प्रीवेलेंट, जो वाइड स्प्रेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। नॉक्सियस, जो हार्मफुल और पॉइजनस है, यानी कि जहरीली है और हानिकारक भी। एग्जेम्प्ट, यानी कि किसी चीज़ से मुक्त होना, ड्यूटी भी हो सकती है वो। रैम्पेंट, सेम फैला हुआ होना, काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोलेबली। और व्रेथ, काफ़ी गुस्सा। ओके, नेक्स्ट इज रेटिसेंट, वही कम बोलना। स्टेराइल, स्टेराइल मतलब एक दो सेंस में यूज होता है, एक तो कीटाणु रहित और स्टेराइल यानी कि प्रोडक्ट करने के लिए अनेबल होना, जैसे कि लैंड भी हो सकती है और पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते। ओके, प्रीकेरियस, काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंडीशन में होना जो रिस्की है। एंड नेक्स्ट इज इंडिजेंस, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी। ओके, सो रिवीजन भी हो गया इसी के साथ। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मन करे तो लाइक कर दीजिए, बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।